जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का पहला चैप्टर जिसको हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और इसमें जो पहला चीज़ हम डिस्कस करेंगे उसको हम मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर काफ़ी बेसिक है और ये आपके एक तरीके से फाउंडेशन है जो कि पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपने इस चैप्टर को स्किप किया तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम मोल का डेफिनेशन समझते हैं कि मोल का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या फिर और अदर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी कि जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हम बड़े पार्टिकल्स की बात नहीं करेंगे, मोल में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। पार्टिकल्स एज देयर आर कार्बन एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। अब बोलोगे सर ये डेफिनेशन से तो हमें कुछ नहीं समझ में है, आप क्या बताना चाहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं है, आपको जो हम कंसेप्ट बताने वाले हैं उस चीज़ को ध्यान में देना है, ठीक है? तो मोल कंसेप्ट में हम क्या सीखेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दर्जन या फिर डजन क्या होता है, तब पूछोगे सर ये कैसा सवाल है? एक दर्जन का मतलब हम तो बचपन से पढ़ते आए कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। हाँ, हम भी ये जानना चाहते हैं कि एक दर्जन में कितने होता है? 12 चीज़ें होती हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब बताओ, अगर कोई चीज़ संख्या में 10 है या फिर कोई संख्या मान लो 24 है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर तुरंत ही कि ये कितना दर्जन है? 2 दर्जन है। यानी आपको ये चीज़ पता है कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, तो 2 दर्जन में कितनी होती होंगी? 24। अगर मैं आपसे पूछूं 48 है, तो तुरंत बोलोगे सर 4 दर्जन है, ठीक है? 4 डजन है। तो इसका मतलब आपके सामने आपको एक डजन का मतलब पता है। एक डजन का मतलब पता है तो आप 10 डजन का भी संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं? यस, आसानी से निकाल सकते हैं। एक डजन में अगर 12 होता है तो 10 डजन में कितना हो जाएगा? उसमें जस्ट क्या कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 120। तो मैं अब आपसे पूछूं कि ये डजन का मतलब क्या होता होगा, तो अब बोलोगे कि सर ये डजन जो है किसी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को गिनने का एक वे है, एक तरीका है। यस, डजन क्या है? एक काउंटिंग वे है। सिमिलर वे में मोल भी क्या है? एक काउंटिंग वे है। मोल क्या है? एक काउंटिंग वे है। जिस प्रकार से आपको एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं ये बात पता है, आपको कितने भी दर्जन का पूछा जाए कि कितनी संख्या होगी, उसमें आप तुरंत बता लेंगे। यानी कि आपको एक दर्जन का मतलब पहले से बताया गया है। सिमिलर वे में अगर मैं बोलूं एक मोल में भी कुछ संख्या होती है, तो क्या 10 मोल की संख्या नहीं निकाल लोगे? यस, ऑफ कोर्स, आप उसमें क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में अगर मान लो 10 आइटम होते हैं तो 10 मोल में कितने हो जाएंगे? 10 × 10 यानी कि 100 आइटम्स। तो सिमिलरली मोल भी क्या है? एक काउंट करने का तरीका है। लेकिन ध्यान रखिए, दर्जन में हम केवल संख्या की बात करते हैं। दर्जन हमसे किसी सब्सटेंस का वजन नहीं बताता, किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम नहीं बताता, वो हमसे केवल किसी भी सब्सटेंस की संख्या बताता है। लेकिन मोल जो है हमसे सब्सटेंस की संख्या भी बताएगा, उसका वजन यानी मास भी बताएगा, और उसका वॉल्यूम भी बताएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि अगर आपको दर्जन में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? एक डजन। एक डजन का मतलब अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। सिमिलरली अगर आपको एक मोल का मास पता है तो आप 10 मोल का मास नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे। एक मोल में कितनी संख्या होती है ये पता है तो 10 मोल में कितनी संख्या होती है ये भी निकल जाएगा। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, सपोज करो एक मोल में 10 लीटर होता है, तो 10 मोल में कितना हो जाएगा? 100 लीटर हो जाएगा। बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। यानी कि हमारे सामने बस एक चीज़ हमें जाननी रह गई है कि अगर हम एक मोल का डेफिनेशन, एक मोल का मतलब समझ जाएं कि एक मोल में कितना मास होता है, एक मोल में कितनी संख्या होती है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो इस पूरे मोल कंसेप्ट को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अब, मीनिंग ऑफ 1 मोल।
तो आइए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ 1 मोल। तो यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू नंबर, विद रिस्पेक्ट टू मास और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ये तीनों को समझना है। सबसे पहला हम समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर। तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर में हम क्या देखेंगे, तो इसमें लिख लीजिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस means its number equals to 6.022 into 10 के पावर 23। और इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जिस प्रकार से एक दर्जन में 12 आइटम्स होते हैं, वो सब्सटेंस क्या है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब्सटेंस, अगर मैं एक दर्जन मार्कर की बात करता हूँ तो 12, एक दर्जन में किसी मोटरसाइकिल की बात करूँ तो भी वो 12 हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ क्या है। सिमिलरली एक मोल अगर हम ले रहे हैं किसी सब्सटेंस का तो उसकी संख्या इतनी होगी। वो सब्सटेंस क्या है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब्सटेंस कितना छोटा है, कितना बड़ा है, वो एटम है कि मॉलिक्यूल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूँ 1 मोल सोडियम, इसका मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम एटम्स। मैं कितने सोडियम के एटम्स की बात कर रहा हूँ, इतने सोडियम एटम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1 मोल H2O मीन्स क्या होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं चाहे 1 मोल C12H22O11 ले लूँ, इसका भी, ये किसका फार्मूला है, शुगर का फार्मूला है, इसका भी मतलब क्या होगा, 1 मोल C12H22O11 मीन्स 6.022 इंटू 10 के पावर 23 शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, चाहे एक छोटा सा आइटम हो, चाहे एक मॉलिक्यूल हो, चाहे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हो, उन सबकी संख्या इसी नंबर के बराबर है। ठीक है ना, तो 1 मोल में इतनी संख्या होती है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। अब ध्यान देना, मैं अभी इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे एज अ होल इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मौजूद कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, ये हम आगे अभी सीखेंगे। मैं इस पूरे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू नंबर, इसको नोट कर लो। फिर मैं सेकेंड देखता हूँ विद रिस्पेक्ट टू मास, इसको नोट कर लो। आइए अगला डेफिनेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास। मास के रिस्पेक्ट में 1 मोल का मतलब क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने सपोज करो कि 1 दर्जन केला खरीदा और 1 दर्जन आपने कोई बाइक खरीदी, क्या दोनों का वजन बराबर है? नहीं। उसी तरह से अगर हम 2 अलग अलग सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो उनका मास पूरी तरह से डिफरेंट होगा। एक आध बार हो सकता है सेम आ जाए, वो कोइंसिडेंस है, वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि 1 मोल का जैसे संख्या सबका सेम था, जैसे 1 दर्जन मैं बाइक लूँ और 1 दर्जन मैं केला लूँ, दोनों की संख्या तो बराबर है लेकिन दोनों का वजन अलग अलग है। उसी तरह से 1 मोल का वजन अलग अलग होगा अलग अलग सब्सटेंस का। तो मतलब क्या है यहाँ पे, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस मीन्स इट्स मास इक्वल टू इट्स मोलर मास। ठीक है ना, मोलर मास, 1 मोल का मास होता है वो ग्राम में देखा जाता है। अब इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे आगे। तो एग्जांपल में देखूं, 1 मोल सोडियम, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, बस उसके आगे ग्राम लगा दो, यानी कि मैं 23 ग्राम सोडियम एटम की बात कर रहा हूँ। 1 मोल मैं वाटर लूँ, वाटर में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 हाइड्रोजन तो 2 18, यानी मैं 18 ग्राम वाटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। 1 मोल मैं H2SO4 की बात करूँ, इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा, 98 ग्राम H2SO4। ठीक है ना। अगर मैं 1 मोल H3PO4 की बात करूँ तो इसका भी क्या आता है, 98। ठीक है ना, 98 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड। मैं 1 मोल C12H22O11 शुगर की बात करूं तो ये 342 ग्राम शुगर आएगा। ठीक है ना, इन सब का ऐड करेंगे हम
एटॉमिक मास जब हम पढ़ेंगे तो मैं फिर से पूरा लिखवा दूंगा। तो इन सब का मास अलग अलग आ रहा है यहाँ पे छोड़ के, तो वो एक कोइंसिडेंस है, तो ठीक है, वो तो अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से एटम्स हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम थर्ड देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एक मोल का मतलब क्या होता है, और यहाँ पर हम केवल और केवल गैसियस की बात करेंगे, ना तो हम किसी लिक्विड की बात करेंगे, ना तो सॉलिड की बात करेंगे, जैसे मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक मोल के लिए फिक्स्ड वॉल्यूम होता है सबका, और वो क्या होता है, लेकिन एक फिक्स्ड कंडीशन पर, 1 मोल ऑफ any gas occupies 22.4 लीटर, या फिर इसी को ml में चेंज करेंगे तो 22,400 ml एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है जिसमें टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 1 बार। इस कंडीशन पे अगर हम किसी भी गैस का 1 मोल लेते हैं तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर या 22,400 ml। जैसे अगर मैं 1 मोल CH4 एट STP की बात करूंगा तो वो कितना लीटर होगा, 22.4 लीटर CH4 की बात कर रहा हूँ। मैं 1 मोल CO2 की बात करूँ लेकिन STP पर, तो वो भी होगा 22.4 लीटर CO2। ऐसे किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मोल पर 1 मोल का 22.4 लीटर हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस अभी हम बिना फॉर्मूले के करेंगे, उसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में ए में पूछा हुआ है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम CO2 एट STP। 88 ग्राम CO2 है, STP पर लिया गया है, उससे पूछ रहा है हमसे कि उसका कितना वॉल्यूम होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए। इसका जब आप एटॉमिक मास सबका सम करेंगे तो 12 और एक ऑक्सीजन का 16, यानी कि 16 दूना 32 और 12, ये होगा 44 ग्राम, ठीक है ना। कितना होगा, 44। ये 44 ग्राम क्या इसका मोलर मास है, यस। और इसी का मतलब, यानी कि अगर ये 44 ग्राम है तो इसका मतलब ये कितना है, 1 मोल है, ठीक। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4। लेकिन हमसे कितना पूछा है, 88 ग्राम। तो 88 ग्राम का मतलब कितना हो जाएगा, 2 मोल। इसका मतलब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 22.4 इंटू 2 यानी कि 44.8 लीटर। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये ए वाला हो गया। बी वाले को देखते हैं। फाइंड मास ऑफ CH4 इन, सेकेंड है फाइंड नंबर ऑफ NH3 इन 34 ग्राम NH3। तो सबसे पहले ये मास की बात कर रहा है, तो पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3, यानी कि ये हो गया 17 ग्राम। यानी कि इसके 17 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल, ठीक है ना। 17 ग्राम का मतलब हो गया 1 मोल। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 NH3 पार्टिकल्स होंगे। और अब ये बताओ, अगर हम ये 34 ग्राम ले लेते हैं तो क्या ये 17 का डबल है, 34, यानी कि ये 2 मोल हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ NH3 कितने हो जाएंगे, 1 मोल में जितने थे उसका 2 गुना, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है। इसको लिखो फटाक से। फिर सी वाले को भी देखते हैं, इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो सी वाले में क्या पूछा हुआ है, फाइंड मास ऑफ CH4 इन इट्स 11.2 लीटर एट STP, ठीक है। CH4 की बात कर रहा है और 11.2 लीटर की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक ये करना चाहिए कि 1 मोल का मतलब कितना होता है। 1 मोल का मतलब वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 22.4। तो 22.4 लीटर CH4 का मतलब होता है 1 मोल। तो 11.2 लीटर CH4 का मतलब कितना हो गया, 1/2 मोल। आई बात समझ में। और CH4 का जो मोलर मास है, कार्बन का है 12 और एक हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 16 ग्राम। और ये 16 ग्राम इसके 1 मोल का मास है। और 11.2 लीटर CH4 यानी कि आधा मोल लिया गया है, यानी 11.2 लीटर का मतलब हाफ मोल
यानी कि हाफ मोल का मतलब 16 का आधा मास यानी कि 8 ग्राम। आई बात समझ में? चलिए ये हो गया सी। डी वाले में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 6.022 इंटू 10 के पावर 24, ठीक है ना, सोडियम एटम्स। अब ये बताओ कितने सोडियम एटम अगर हम लेंगे, एक मोल जरा एवोगाड्रो नंबर के बराबर हम लेते हैं, अगर मैं 6.022 इंटू 10 के पावर 23 सोडियम एटम लेता हूँ तो ये एक मोल के बराबर है कि नहीं, और एक मोल का मास मोलर मास के ही बराबर होता है, यानी कि हो गए 23 ग्राम, ठीक है ना, कितना हो गया 23 ग्राम। अब ये क्या है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो ये 10 के पावर 24 आ रहा है। इसका मतलब ये 6.022 इंटू 10 के पावर 24 का मतलब क्या 10 मोल सोडियम है क्या? यस। एक मोल का मास अगर 23 है तो इसका मास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 23 इक्वल्स टू 230 ग्राम। आई बात समझ में? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमने बिना फॉर्मूले के किए। अब हम फॉर्मूले पर आते हैं, इसको नोट करो फटाक से। तो बिना फॉर्मूले के बाद आइए अब हम चेक करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है मोल निकालने के लिए। तो फॉर्मूलाज टू गिवन नंबर ऑफ मोल। तो देखिए ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालेंगे, अगर गिवन मास है किसी सब्सटेंस का और वो ग्राम में है तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसके मोलर मास से। ठीक, मान लो मास नहीं दिया है हमसे, नंबर दिया उस सब्सटेंस के, संख्या दी हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर गिवन है तो उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो भी मोल निकल के आ जाएगा। या फिर मान लो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम एट STP तो इन लीटर, तो उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे। इन केस मान लो अगर वो ml में दिया हुआ है तो उसको 22,400 से डिवाइड करेंगे। एक और चीज़ है, STP NTP के अलावा अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल हम निकाल सकते हैं PV अपॉन में RT, ठीक है ना, PV अपॉन में RT। इस चीज़ को हालांकि हम स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर में जब हम गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे डील करेंगे। फिलहाल इसको लिख लो, फिर इसके आगे हम इसी फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो सारे क्वेश्चंस आपके बिना इन फॉर्मूले को पढ़े भी हो जाएंगे तो आप वैसे भी प्रयास करेंगे, लेकिन अब हम इस फॉर्मूले पे रखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाक से। आइए कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं जो कि हम फॉर्मूले से करेंगे। और सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो है 8 ग्राम H2, ये गिवन मास है। तो A में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास अपॉन में हाइड्रोजन H2 है, इसका मोलर मास कितना है 2, यानी ये आ गया 4 मोल, ठीक है ना। B 36 ग्राम हीलियम दिया हुआ, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9। C 4.4 अपॉन में CO2 का मोलर मास कितना है 32 और ये 12 44 यानी कि 44, ये आ जाएगा 0.1। D है 3.2 अपॉन में O-2। ध्यान दो O-2 का मतलब क्या है, O-2 का मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन वो लिया है, इलेक्ट्रॉन लेने से किसी के मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि सिंपल सी बात है O-2 का मास O के ही बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ये 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। आई बात समझ में? चलिए E 9 ग्राम वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, यानी कि 9/18 यानी कि 0.5, ठीक है, ये E हो गया। F में 11.2 अपॉन में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1/2 मोल, ठीक है ना। इसके बाद G 5.6 लीटर, फिर से किससे डिवाइड करेंगे 22.4 से, ये तो 1/4 आएगा। H 89.6 लीटर है तो इसको भी 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 मोल, ठीक है ना। H के बाद I आता है, इस बार संख्या दी हुई है तो 12.044 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन में इसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से। ये तो ख़त्म हो गया, ये जाएगा 2 बार में, यानी यहाँ पे 2 मोल आ गया, ठीक है ना। I के बाद J आएगा 3.011 इंटू 10 के पावर 23, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। ये तो कट गया, ये आएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो ये कुछ फार्मूला बेस्ड हैं,
बहुत आसान है लेकिन आपको आने चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, फाइंड नंबर ऑफ ईच एटम्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ दिए हुए हैं, इसमें हमसे एटम्स की संख्या पूछ रहा है, यानी इस बार हमसे पूरे मॉलिक्यूल की संख्या नहीं पूछ रहा है, उस मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट तरह के जो एटम्स मौजूद है उनकी संख्या पूछ रहा है। तो इसको करने से पहले आइए हम एक चीज़ समझते हैं। मान लो हमारे सामने अमोनिया मॉलिक्यूल है, इस अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन है, एक। मतलब अगर मैं एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लूँ तो मेरे हाथ एक नाइट्रोजन लगेगा, मैं अगर एक अमोनिया लूँ तो मेरे हाथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ऐसे ही अगर मैं 10 ठो अमोनिया ले लूँ तो मेरे हाथ कितने नाइट्रोजन लगेंगे, 10 नाइट्रोजन लगेंगे। और कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 10 × 3 यानी कि 30। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर 1 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ NH3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ NH3। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की संख्या निकाल लूँ, इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो नाइट्रोजन की संख्या मिल जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ हाइड्रोजन की संख्या मिल जाएगी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या हमें निकालनी है तो सबसे पहले उस पूरे मॉलिक्यूल की संख्या निकालो, फिर उसमें उस एटम की कितनी संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस एटम की संख्या पता चल जाएगी। चलिए एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, 34 ग्राम NH3। तो पहले देखो मोल का हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, मास अपॉन में मोलर मास बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अवोगाड्रो नंबर को हम लोग Na से डिनोट करेंगे, बराबर वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ये फॉर्मूला है। अब इस बार देखो पहले में क्या पूछा है, मास दिया हुआ है और संख्या पूछ रहा है, यानी कि हम इन दोनों को रिलेट करेंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है ना, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो क्या दिया हुआ है, मास 34, गिवन मास 34 है, मोलर मास कितना होता है 14 × 3 = 17, ये हो जाएगा नंबर ऑफ NH3। ठीक भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे क्या रखेंगे भाई, जिसका मास है उसी का तो रखेंगे, और मास किसका दिया हुआ है NH3 का, तो पूरे NH3 की संख्या रखेंगे अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, ये जाएगा 2 बार में, यानी नंबर ऑफ NH3 निकल के कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ Na। ये आंसर नहीं है, ये मेन है। ठीक है ना, अब इसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, इसी में 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि 1 का मतलब ये एक नाइट्रोजन इसलिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2Na। ये मेन नंबर है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या आ गई। ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है 90 ग्राम, 90, और इसका मोलर मास होता है 180, और इसको किसके बराबर करेंगे, नंबर ऑफ ग्लूकोज अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, ये जाएगा 1/2, यानी नंबर ऑफ टोटल ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ गए Na/2, 1/2 Na यानी कि Na/2। अब इसी संख्या में ये पूरे ग्लूकोज की संख्या, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर Na/2 × 6 यानी कि 3Na। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए इसमें Na/2 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 6Na। ठीक है, चलो सी वाला देखते हैं। सी वाले में क्या दिया हुआ है, इस बार वॉल्यूम दिया हुआ है, और वॉल्यूम से हमसे संख्या पूछ रहा है, यानी कि इस वाले को इक्वेट करेंगे इस बार। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना है 11.2, किससे डिवाइड करते हैं 22.4 से, इसको बराबर किसके करेंगे, नंबर ऑफ CO2 अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, ये 1/2 है। ठीक, तो नंबर ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 1/2 Na, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 1/2 Na, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 Na, क्योंकि O2 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया। लास्ट वाला देख लेते हैं, सिमिलर उसी तरह 89.6 लीटर अपॉन में 22.4 करेंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ CH4 अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, ये 4 बार में जाएगा, यानी ये टोटल जो है CH4 की संख्या पता चल गई 4Na। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, इसी का 1 टाइम्स, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम्स,
ठीक है, यानी कि ये 16 Na, ठीक है ना। 16 Na का मतलब क्या है, 16 मोल भी है, ध्यान रखना। एक मोल का मतलब Na होता है एवोगाड्रो नंबर। तो कभी कभी इसमें ऐसे भी बोला जा सकता है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16 Na यानी कि 16 मोल, और एक्चुअल में कितना मोल था, CH4 का कितना मोल था, 4। तो 4 मोल में, 4 मोल CH4 में कितने हाइड्रोजन के मोल थे, 16 मोल। वैसे भी दिख रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या 4 गुना तो है, तो उसका मोल भी 4 गुना होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे भी हम कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा, इसको नोट कर लीजिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड, या पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ये ABCD दिया हुआ है, सब में O2 N2 H2 कुछ ऐसे करके दिया हुआ है। पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। अब कैसे हम संख्या निकालते हैं, ग्राम दिया रहता है, मास दिया रहता है, या वॉल्यूम, कैसे इक्वेट करते हैं फॉर्मूला को, ये हम लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 5 लीटर N2, तो 5 लीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ N2 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर क्या सब में कॉमन है, तो उसकी वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये करीब करीब आएगा 0.22, यानी कि यहाँ पहले वाले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 हो गया 0.22 Na। ठीक है, दूसरे वाले में 15 लीटर H2, तो 15 को 22.4 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा नंबर ऑफ H2 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये करीब करीब जाएगा 0.66, तो नंबर ऑफ H2 आ गया 0.66 Na। सी वाले में 0.5 अपॉन में मोलर मास इसका होता है 2, इस बार मोलर मास वाला फार्मूला दिया, मतलब मास वाला फार्मूला दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ H2 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ H2 निकल के आ जाएगा 0.25 Na। ठीक है, अभी तक तो ये सबसे ज़्यादा है। चौथे वाले में देखते हैं, 10 ग्राम O2 है, तो O2 का मोलर मास 32, तो 10/32 बराबर नंबर ऑफ O2 अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये करीब करीब 0.3 आएगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ O2 0.3 Na। मुझे एग्जैक्ट नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बस कंपेयर करना है। और सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ये, यानी कि 15 लीटर H2 में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। देखो मॉलिक्यूल अलग अलग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कितने मॉलिक्यूल्स है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, चलो सेकेंड, क्लोरोफिल कंटेन्स 2.4% मैग्नीशियम बाई मास, फाइंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 3 ग्राम क्लोरोफिल। देखो क्लोरोफिल जो है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, 2.4% पाया जाता है, ग्राम बाई मास बोला है ना, यानी कि अगर इसका मतलब यही है कि परसेंट हमेशा किस में निकाला जाता है, 100 में। यानी कि अगर मैं 100 ग्राम क्लोरोफिल लेता हूँ तो उसमें 2.4 ग्राम क्या पाया जा रहा है, मैग्नीशियम पाया जा रहा है। यानी कि 100 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन्स 2.4 ग्राम मैग्नीशियम, ये बात तो समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो 1 ग्राम क्लोरोफिल में कितना मैग्नीशियम होगा, 2.4 अपॉन में 100। ठीक है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, 24 × 10⁻³ ग्राम कर देते हैं। क्लियर है, 1 ग्राम में इतना मैग्नीशियम है। कितने ग्राम क्लोरोफिल की बात कर रहा है, 3 ग्राम क्लोरोफिल की। तो इन 3 ग्राम क्लोरोफिल मास ऑफ मैग्नीशियम बराबर 24 × 3 × 10⁻³ ग्राम, ये मेन निकल गया मास। अब मास अपॉन में मोलर मास बराबर नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, यही करना है आपको। तो मास अपॉन में मोलर मास कितना होता है मैग्नीशियम का, 24 बराबर नंबर ऑफ मैग्नीशियम अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, 24 से 24 गया, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम आइटम निकल के आ गया 3 × 10⁻³ Na, यानी कि 3 × 10⁻³ × 6.022 × 10⁻23 में से ये 3 खत्म हो जाएगा, और ये 6 × 18 आएगा, यानी कि 18.066 × 10⁻20 इतने मैग्नीशियम आइटम्स होंगे 3 ग्राम क्लोरोफिल में। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 16 ग्राम ओ, और ये कौन सा ऑक्सीजन है, 16 एटॉमिक, 16 मास नंबर वाला क्या है, ऑक्सीजन है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करें, एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, ऐसा एक ऑक्सीजन में है। अगर मान लो मेरे पास 2 ऑक्सीजन होते तो 16, 3 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 ऑक्सीजन होते तो 24 इलेक्ट्रॉन होते। आ रही बात समझ में? यानी कि एक ऑक्सीजन का अगर हमें पता चल गया है तो मैं बस इतना निकाल लूँ 16 ग्राम में ऐसे कितने ऑक्सीजन हैं, उस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पता चल जाएगा। तो अब मेरा मेन टारगेट क्या है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन एटम है। तो गिवन मास 16 है अपॉन में मोलर मास ऑक्सीजन एटम का 16, ठीक है ना, बराबर नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, ये हो गया 1, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एवोगाड्रो नंबर के ही बराबर आ गया, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जो होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा, वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होगा। ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 8। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, find number of electrons which will together weigh 1 ग्राम। मतलब मैं कितने इलेक्ट्रॉन ले लूँ, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कि जिसका मास 1 ग्राम के बराबर हो जाए। तो देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, ठीक है। मैं ग्राम में डील कर रहा हूँ, बाद में किलोग्राम में होगा तो आप 1000 से डिवाइड करके या 10 के पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो 9.11 है, 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 28, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है ना। अब अगर मुझे इसको 1 ग्राम बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 28 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतने से ही डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, यानी कि जब ये 1 ग्राम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 9.11 इंटू 10 के पावर माइनस 28, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेना आराम से, 10 के पावर 28 ऊपर चला जाएगा, 1 अपॉन में 9.11, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? चलिए एक सवाल और वो लास्ट सवाल है आज के लेक्चर का। चलिए, और ये क्वेश्चन है फाइंड चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। फाइंड चार्ज एंड मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं पूछूं कोई एक क्रिकेट बॉल है, उसका वज़न मान लो 100 ग्राम है, तो 1 दर्जन का कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता है, 1 मोल का निकालना है, तो उसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है ना। तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का मास अभी हम डिस्कस किए थे, ये कितना हो जाएगा 9.11, यानी कि ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 9 जा 54 पॉइंट कुछ आएगा, कर लेना, इंटू 10 के पावर में -5 ग्राम। आई बात समझ में? ये आएगा। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा 96,487 कूलम्ब, और ये इसको करीब करीब हम लोग 96,500 कूलम्ब बोलेंगे। और ये बहुत ही फेमस नंबर, इस चीज़ को याद रखो। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जिसको हम लोग 1 फैराडे कहते हैं, 1 फैराडे या 1 कैपिटल F, या फिर फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। इसकी ज़रूरत
आगे आपको पढ़ने वाली है, रेडॉक्स वाले में या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।